1757 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को गुलाम बना दिया। एक जंग जिसमें एक तरफ 3000 सिपाही, दूसरी तरफ 50,000 सिपाही, वो भी बहुत ताकतवर, जिसके अंदर हाथी, घोड़े, गोला बारूद। इस लड़ाई ने पूरे मुगल साम्राज्य को घुटनों पे ला दिया और यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया था। ये लड़ाई इतनी ऐतिहासिक थी, इससे निकले किरदार जिन्हें इतिहास के पन्नों में गायब हो जाना चाहिए था, मगर वो जिंदा बचे और उन्होंने भारत का नक्शा ही बदल दिया था। इस सारे फसाद की जड़ शुरू होती है बंगाल के अंदर। उस वक्त बंगाल वर्ल्ड का 25% GDP संभालता था। इतना ताकतवर होने के बावजूद भी वो इतना कमजोर कैसे साबित हो गया? और कौन थे वो लोग जिनको मुगल एम्पायर ने पाला, परोसा और बाद में जाकर उन्हें ही धोखा दिया? और ये लोग हमारे इतिहास से ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। सबसे बड़ी बात, क्यों उस वक्त मुगल बादशाह तक की हिम्मत नहीं हुई कि वो अंग्रेजों पे हाथ डाल सकें? ये कहानी है पूरे भारत को गुलाम बनाने की। ये कहानी है बैटल ऑफ प्लासी की। बात 17वीं सेंचुरी की है। पूरी दुनिया में 3 सबसे बड़े कॉलोनाइजर्स थे, फ्रेंच, ब्रिटिश और डच। ये आपस में लड़ रहे थे सिर्फ एक सवाल के लिए, कौन सबसे ज्यादा कॉलोनीज बनाएगा और किसका साम्राज्य सबसे बड़ा होगा। जब ये कॉलोनाइजेशन की रेस चल रही थी, उसी वक्त मिडिल ईस्ट में एक ट्रेजेडी भी हो रही थी। वहाँ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तेजी से लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे और जो उनकी बात नहीं मान रहा था उसको मार दिया जा रहा था। जहाँ सबसे ज्यादा तहलका मचा हुआ था वो था अर्मेनिया का रीजन। इस फोर्स्ड कन्वर्जन ने लाखों अर्मेनियंस को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसमें से बहुत लोग चाइना गए, बहुत लोग एशिया के दूसरे हिस्से में गए और बहुत लोग इंडिया आए। लेकिन किसी को नहीं पता था इन रेफ्यूजीज का इंडिया की किस्मत पलटने में सबसे बड़ा हाथ होगा। 1750s तक आते आते कॉलोनियल पावर्स ने पूरी दुनिया को कई हिस्सों में बांट लिया था, जिसमें से अफ्रीका और अमेरिका तो बांट लिए गए थे। अब बारी थी एशिया की, और एशिया का हार्ट था इंडिया। इंडिया उस वक्त वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाया जाता था। दुनिया की 25% GDP अकेले इंडिया से आती थी। लेकिन इंडिया की पॉलिटिकल हालत क्या थी? उसमें मुगल एम्पायर बिखर चुका था, सेंट्रल अथॉरिटी बहुत कमजोर थी और नोबल बहुत पावरफुल हो चुके थे और इंडिपेंडेंटली अपने प्रोविंसेस को चला रहे थे। मराठास काफी मजबूत थे लेकिन आपसी लड़ाइयों में उलझे हुए थे। इंडिया एक सोने की चिड़िया तो था लेकिन बिना किसी पिंजरे के। कोई भी एक ऐसा हाथ नहीं था जो दुश्मन से एक होकर लड़ सके। इस चीज का सबसे पहला फायदा उठाने के लिए कॉलोनियल पावर्स की नजर पड़ती है बंगाल पर। बंगाल उस वक्त इंडिया का सबसे अमीर प्रोविंस था। यहाँ दुनिया के सबसे पावरफुल बैंकर्स और सेठ थे और वो आर्मेनियंस भी यहाँ पे आकर काफी पावरफुल हो चुके थे और इंडिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने का दम रखते थे। इसी टाइम पे 9 अप्रैल 1956 में बंगाल के नवाब अलवर्दी खान की मौत होती है और गद्दी मिलती है उनके 23 साल के पोते सिराजुद्दौला को। सिराज काफी यंग, इमेच्योर था और काफी इंपल्सिव फैसले लेता था। पावर में आते ही उसने एडमिनिस्ट्रेशन को बदलना शुरू कर दिया और सबसे पहले उसने हमला करा मीर जाफर पर। मीर जाफर अलवर्दी खान का सबसे भरोसेमंद आदमी था और मिलिट्री हेड भी था। उसे सिराज ने निकाल दिया क्योंकि सिराज जानता था वो कहीं ना कहीं आगे चल के धोखा देगा। उसने पीछे भी ऐसे काम करे थे। इसी के साथ साथ लेकिन सिराज ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पूरे भरे दरबार में सिराज ने बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ को तमाचा मार दिया। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह पूरे मर्चेंट और बैंकिंग इकोसिस्टम की बेइज्जती कर दी थी। यह वही पल थे जहां सिराज ने अपने हारने की कहानी लिख दी थी, क्योंकि आगे चल के अंग्रेज, बैंकर्स और ये गद्दार कमांडर सब एक होने वाले थे। बंगाल उस वक्त इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था और बंगाल से एक्सपोर्ट होने वाली चीजें थी सिल्क, स्पाइसेस, ओपियम। इनके साथ साथ एक और चीज एक्सपोर्ट होती थी, सॉल्ट पेट्रे। ये गन पाउडर का रॉ मटेरियल था और इसका सबसे बड़ा ट्रेडर था ख्वाजा वाजिद। ये एक अर्मेनियन था। कहा जाता है कि ख्वाजा वाजिद ने ही ब्रिटिशर्स को बंगाल में एस्टेब्लिश करने में काफी मदद करी थी। अंग्रेजों से काफी परमिशंस भी उन्हें दिलाई थी। समय के साथ अंग्रेजों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बंगाल के अंदर एक किला बनाना भी शुरू कर दिया, फोर्ट विलियम नाम से। यहाँ तक कि वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला से इस चीज की कोई परमिशन भी नहीं ली थी। सिराज ने काफी मल्टीपल वार्निंग्स भी दी थी अंग्रेजों को, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। सिराज को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने हमला कर दिया। उसने फोर्ट विलियम्स पे कब्जा करा और सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को बंधक बना दिया। यहीं पे जन्म लेती है ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो असली बैटल ऑफ प्लासी की वजह बनेगी। होता क्या है कि उसी फोर्ट के एक छोटी सी सेल में 146 ब्रिटिश ऑफिसर्स को कैद कर दिया गया और सफोकेशन की वजह से उसमें से 123 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन जो उसमें से लोग बचे, उसमें से एक 19 साल का लड़का था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये सिराज को भी नहीं पता था कि यही आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ब्रिटिश एम्पायर में बदलेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि यही बनता है पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये ट्रेजेडी फेमस होती है ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से। और जब इस ट्रेजेडी की खबर मद्रास पहुंचती है तो वहाँ पे एक आदमी का खून खोल उठता है। उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जिसे आज हम रॉबर्ट क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट था और वो अब इस चीज का बदला लेने बंगाल आ रहा था। रॉबर्ट क्लाइव एक बात जानता था कि सिराज को मैदान जंग में हराना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो उसने करा वो आज तक हमारी हिस्ट्री का सबक बना हुआ है। उसने सहारा लिया जासूसी और रिश्वत का और वो उसमें माहिर था। क्लाइव ने बंगाल में कदम रखते ही 3 अर्मेनियन से कॉन्टेक्ट करा। ख्वाजा वाजिद, जो बंगाल का सबसे बड़ा सोल पेट्रे ट्रेडर था, ख्वाजा पेट्रेस आर्टून, जिसके काफी बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन
अर्मेनियंस थे और जोसेफ अमीन, जिसको मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से पता थी। ये तीनों ही अर्मेनियंस थे जो अंग्रेजों का साथ देंगे। लेकिन हमारे इतिहास में एक बात बहुत अच्छे से छुपाई गई है। जहाँ मुगल एम्पायर ने अर्मेनियंस की बहुत मदद करी, उन्हें फ्री ट्रेड राइट्स दिए, उनको बसाया, उनको शरण दी, फिर भी उन्होंने धोखा उस मुगल साम्राज्य को ही दिया, ब्रिटिशर्स का साथ देके। खासकर खोजा पेट्रस आर्टून, इसने क्लाइव के लिए जासूसी का काम करा। इसने ही क्लाइव को मुर्शिदाबाद के उन लोगों से मिलवाया जो सिराज से बहुत नफरत करते थे। मीर जाफर, जिसे पावर चाहिए थी, जगत सेठ, जिसे अपनी बेइज्जती का बदला चाहिए था। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया, सिराज को हटाओ और मीर जाफर को उसकी जगह पर नवाब बनाओ। क्लाइव अपनी आर्मी इकट्ठा करता है जिसके अंदर सिर्फ 3000 सिपाही थे, जिसमें से मुश्किल 800-900 गोरे अंग्रेज थे, बाकी इंडियंस थे। सिराज को अपने जासूसों से खबर लग गई थी कि मीर जाफर उसे धोखा देगा, फिर भी उसने एक इमोशनल बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने मीर जाफर को वापस उसकी पुरानी मिलिट्री पोजीशन का हेड बना दिया। सिराज ने मीर जाफर को कुरान पे हाथ रखवा कर कसम भी खिलवाई। मीर जाफर ने हाथ तो कर दिया, लेकिन वो दिमाग में क्लियर था कि वो मौका मिलते ही उसकी सीट को हथिया लेगा। दिन था 23 जून 1757। मैदान था प्लासी। एक तरफ अंग्रेजों के 3000 सिपाही और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला के 50,000 सोल्जर, जिसके अंदर हैवी कैवलरी, कैनन्स और काफी सारे घुड़सवार थे। नंबर्स में कोई मुकाबला नहीं था, सिराजुद्दौला की जीत पक्की थी। अंग्रेजों का हारना तय था, लेकिन किस्मत और डिसिप्लिन ने पूरा खेल ही पलट दिया। लड़ाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। अंग्रेजों ने तो अपना गन पाउडर बहुत ही संभाल के बचा के रखा, लेकिन सिराज का जो गन पाउडर खुले में पड़ा था वो पूरा भीग चुका था और किसी भी काम का नहीं बचा। जैसे ही बारिश रुकी, सिराज का सबसे लॉयल कमांडर मीर मदान, उसने सोचा कि अंग्रेजों का भी बारूद भीग गया होगा, किसी काम का नहीं होगा, तो वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन अंग्रेजों की तोपों ने आग उगल दी। सबसे पहला गोला मीर मदान को ही लगता है और मीर मदान वहीं पे ढेर हो जाता है। इसके बाद उनकी पूरी आर्मी का मोराल टूट गया। सिराज ने घबराकर मीर जाफर को बुलाया और अपनी पगड़ी उसके कदमों में रख दी और कहा कि अब बस सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। मीर जाफर ने कहा कि जंग रोकिए, हम कल लड़ेंगे। यह सिग्नल था। मीर जाफर ने अपनी पूरी टुकड़ी को स्टैंड बाय पे रख दिया और अब सिराज अकेला पड़ चुका था और कहीं ना कहीं जंग हारने ही वाला। इन्हीं किस्सों के बारे में रॉबर्ट क्लाइव अपनी किताबों के अंदर लिखते हैं, हम आधी जंग जीत चुके थे, फिर भी हमें भरोसा नहीं हो रहा था कि हम जिंदा भी बचेंगे, और यहाँ बिना लड़े ही सिराज हार गया। वो भागा और फिर पकड़ा गया और बाद में उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। अंग्रेजों का मिलिट्री डिसिप्लिन इतना अच्छा था, जहां शुरुआती लड़ाई में अंग्रेजों के सिर्फ 23 सोल्जर्स मारे गए थे, वहीं सिराजुद्दौला के 500 से ज्यादा सोल्जर्स ढेर कर दिए थे। मीर जाफर अब नवाब बन गया था। जगत सेठ को अपनी पोजीशन वापस मिल गई थी और उससे खोई हुई इज्जत भी। उन्हें लगा अब रोजमर्रा जैसा बिजनेस चलने लगेगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि अब अंग्रेजों का नया निशाना अब वही होंगे, क्योंकि अब अंग्रेज व्यापार नहीं करेंगे, अब वो राज करेंगे और अब इंडियन इकोनॉमी से पैसा खींचना शुरू करेंगे। उसी साल अगस्त 1757 में अंग्रेज मुर्शिदाबाद में कॉइन मिंटिंग फैक्ट्री लगाते हैं, कोलकाता मिंट के नाम से। अब से वो अपने सिक्के खुद बना रहे थे। इस मूव से उन्होंने सीधा सीधा जगत सेठ का धंधा चौपट कर दिया था। जगत सेठ और बाकी बैंकर्स की यही शुरू से कोशिश रही थी कि ये धंधा उन्हीं के पास रहे, क्योंकि इसके साथ बैंकिंग सिस्टम और प्रिविलेजेस भी अंग्रेजों पे ट्रांसफर हो जाएंगे, और ऐसा आने वाले कुछ सालों में पूरी तरीके से हो जाता है। ऐसे बैंकर्स और सेठ का रोल ही खत्म कर दिया था अंग्रेजों ने। फिर अंग्रेजों ने दस्तक का मिसयूज करना शुरू कर दिया। दस्तक एक फ्री ट्रेड पास की तरह होता था। अगर आप ये एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाओगे तो आपको कोई भी टैरिफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर कोई भी टैक्स, और इससे लोकल इकोनॉमी बुरी तरीके से टूटने लगी। इसी दौरान अंग्रेज वसूली भी कर रहे थे मीर जाफर से। जितना भी उनको नुकसान हुआ था बैटल ऑफ प्लासी में, उसका सारा हर्जाना भरना पड़ा मीर जाफर को। 1757 से लेकर 1760 के बीच में आज की वैल्यू के हिसाब से 5.5 मिलियन पाउंड से ज्यादा वसूल कर लिए गए थे। बंगाल ट्रेजेडी को पूरी तरीके से निचोड़ दिया गया था और लोकल इकोनॉमी वैसे ही टूट रही थी। पर से जितने भी अंग्रेजों के ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस बात से अंदाजा लगाइए, रॉबर्ट क्लाइव जो 5 पाउंड की सैलरी लेकर इंडिया आया था, जब वो 1767 में वापस जाता है, तब उसकी पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी का टर्नओवर 4 मिलियन पाउंड्स था। इतना अमीर हो चुका था। वहां जाके ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट में अपनी सीट खरीद लेता है और एक पैलेस भी खरीदता है, उसका नाम रखता है प्लासी हाउस। प्लासी की लड़ाई कोई जंग नहीं थी, ये एक सौदा था जिसमें बंगाल के अमीर लोगों ने अपने नवाब को ही बेच दिया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था इसका कर्ज उनके आने वाली पुश्तें चुकाएंगी। यहाँ से शुरू होती है ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। अब अंग्रेज धीरे धीरे करके पूरे देश पे कब्जा करते हैं, क्योंकि अब एंट्री होगी वॉरेन हेस्टिंग्स की और वही बनाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिए पार्ट 2। आपको ये स्टोरी कैसी लगी?